वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम कॉन्ग्रुएंस का 7th लेक्चर करेंगे जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसके हम 2 या 3 पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है उसका यूनिक सॉल्यूशन हो तो उसकी वैल्यूज कैसे निकलती है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि उसका यूनिक सॉल्यूशन ना हो, एक से ज्यादा अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा कि जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है उसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके वर्किंग रूल देखते हैं कि आप किस तरीके से जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है। तो सबसे पहले हम इसके वर्किंग रूल देखेंगे कि क्या हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि जो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है दैट इज ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। ठीक है, हमने एक थ्योरम की थी, जो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है अगर इसका सॉल्यूशन है तो a और m का जीसीडी निकालो। मान लो d है तो जो ये जीसीडी है ना वो b को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, एंड कन्वर्सली मतलब अगर जीसीडी जो है वो b को डिवाइड नहीं करेगा ना तो इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? मतलब इसका सॉल्यूशन जब ही मिलेगा जब a और m का जीसीडी b को डिवाइड कर देगा। अगर a और m का जीसीडी b को डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, फिर हमने सेकंड थ्योरम की थी कि अगर a और m का जीसीडी d हो, d b को डिवाइड करे तो यहां से ये कंडीशन तो ठीक है कि आ गई कि इसका सॉल्यूशन तो मिलने वाला है, लेकिन कितने सॉल्यूशन मिलेंगे वो हमने कल थ्योरम में देखा था कि उसके एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन मिलेंगे जो आपस में क्या होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। डी से ज्यादा सॉल्यूशन मिल सकते हैं लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट होने स्टार्ट हो जाएंगे और हम इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन के साथ ही डील करने वाले हैं। तो उस केस में एग्जैक्टली कितने हो जाएंगे, डी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम जस्ट यूनिक सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a और m का जीसीडी कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि हमने कहा था कि अगर a और m का जीसीडी d है तो d ही सॉल्यूशन है। तो अगर a और m का जीसीडी 1 आ जाए तो यानी कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब देखो 1 जो है वो b को डिवाइड करेगा, नो डाउट, मतलब इसका सॉल्यूशन मिलेगा और कितना सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेस्ड रहेगा कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस का यूनिक सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स, इसमें पहले हम 3 केसेस करने वाले हैं। पहला केस होगा जब आपका a और m स्मॉल हो, a और m स्मॉल हो। दूसरा केस होगा जब a लार्ज हो। ठीक है, और तीसरा केस होगा जब m आपका लार्ज हो। ठीक है, तो सबसे पहले डील करते हैं हम a और m स्मॉल हो, व्हेन a एंड m आर स्मॉल। ठीक है, ये वाला केस करेंगे। तो पहली कंडीशन हम यूनिक के लिए काम कर रहे हैं, तो यूनिक के लिए पहला जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, a और m का जीसीडी कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि जितना जीसीडी उतने ही सॉल्यूशन होंगे जो कि इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a और m का जीसीडी 1 होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। सेकंड क्या कहता है, सेकंड आपको क्या करने हैं, m के मल्टीपल्स निकालने, मतलब m 2m, उसको m को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3m 4m 5m, इस तरीके से हमने इसके मल्टीपल्स निकाल दिए। अब हमें सबसे पहला वो मल्टीपल देखना है, मान लो सपोज कि उसमें हम b ऐड कर दें, जो ये आंसर आ रहा है वो a से डिविजिबल हो। समझ आ रहा है? मतलब क्या करना है, आपको m के मल्टीपल्स देखने हैं, मतलब उसको मतलब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज m 2m 3m 4m 5m 6m एंड सो ऑन। इसमें से सबसे छोटा मल्टीपल लेना है m का कि उसमें b अगर ऐड कर दिया जाए तो जो ये सम है वो a से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो मान लो ठीक वो km जो आ गया, फिर हम लिख सकते हैं कि km दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m होगा। क्यों? क्योंकि जो km है मल्टीपल ऑफ m ही है
और जो km है m से डिविजिबल होगा, कोई भी इंटीजर अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो km m से डिविजिबल है, तो km को जब आप m से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो km कॉन्ग्रुएंट टू 0 को या 0 कॉन्ग्रुएंट टू km को इन केस ऑफ मॉडुलो m, क्योंकि हमें पता है जो रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है दिस इज एसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है, इसलिए आप km को 0 के कॉन्ग्रुएंट को या 0 को km के कॉन्ग्रुएंट को। फिर आपको क्या करना है, जो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस थी जिसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे ax दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। ठीक है, आप क्या करो, इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ax दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू km प्लस b mod m। क्योंकि हम पहले थ्योरम देख चुके हैं कि दो कॉन्ग्रुएंस को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ax दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू km प्लस b आ गया। अब देखो a किसको डिवाइड कर रहा है, km प्लस b को डिवाइड कर रहा है। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहते हैं कि इंटीजर आएगा कि km प्लस b को इस इंटीग्रल टाइम ऑफ a के बराबर हो जाएगा, मतलब c जहां पर क्या है एक इंटीजर। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी क्या बन जाएगी, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू ca mod ऑफ m बन जाएगी। ठीक है, फिर देखो a और m का जीसीडी क्या है, 1 है। ठीक है, याद हो हमने एक थ्योरम की थी कि अगर ca cb के कॉन्ग्रुएंट हो मोड m में तो आप सेम चीज से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर ये कंडीशन दी हो कि c और m का जीसीडी 1 आ जाए तो आप c से क्या कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो, काट सकते हो। हमने कहा था कि एक कॉन्ग्रुएंस में आप सेम नंबर ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं अगर उसका m के साथ जीसीडी 1 आ जाए तो आप इससे डिवाइड भी कर सकते हो, यानी उस केस में a कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा किसके, b के इन मॉडुलो m में। ठीक है, तो अब देखो ax दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ca mod m है, क्योंकि a km प्लस b ca के बराबर है। ठीक है, अब a और m का जीसीडी 1 है, तो जीसीडी अगर 1 हो कॉमन फैक्टर का तो आप उस कॉमन फैक्टर को काट सकते हो। इसका मतलब क्या आ जाएगा, x इज कॉन्ग्रुएंट टू c mod m, यानी जो सॉल्यूशन आएगा ना, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो c के कॉन्ग्रुएंट होगी किसमें, mod m में। ठीक है, हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि जो x है वही इसका सॉल्यूशन होगा कि उसको a से मल्टीप्लाई करो कि वो b के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। ठीक है, तो वो x कौन सा होगा, जो c के कॉन्ग्रुएंट होगा किसमें, mod m में, जहां c क्या है, दिस इज km प्लस b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो रूल केस पहला केस हो रहा कि a और m दोनों स्मॉल होने चाहिए। यूनिकनेस की बात की जा रही है तो am का जीसीडी 1 होना चाहिए, क्योंकि जितना जीसीडी है उतने ही सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो जिस यूनिक सॉल्यूशन की बात करें मतलब जीसीडी 1 चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको m के मल्टीपल्स निकालने हैं और सबसे छोटा मल्टीपल ढूंढना है कि उसमें b ऐड कर दिया जाए तो वो a से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो हमें पता है कि 0 कॉन्ग्रुएंट होगा km mod m में, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों कॉन्ग्रुएंस को ऐड कर सकते हो। अब a km प्लस b को डिवाइड करें यानी c टाइम्स ऑफ a हो जाएगा, जहां c इंटीजर है डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से। ठीक है, तो अब a और m का जीसीडी कितना है, 1 है, तो जीसीडी अगर 1 हो तो सेम मतलब कॉमन फैक्टर से आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, और x क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे इसके बेस पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x कहते हैं कि सोल्व द इक्वेशन 3x प्लस 2 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7। कहते हैं कि यहाँ पर आप x की वैल्यू निकालो कि उसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 ऐड कर दिया जाए, वो 0 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसमें, mod 7 में। मतलब आपसे ये पूछा हुआ है कि 3x जो है कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए -2 mod ऑफ 7 क्या। ठीक है, ये पूछा हुआ है आपसे, x की वैल्यू पूछी गई है। तो हमने क्या होगा, जब a और m स्मॉल हो तो 3 और 7 स्मॉल है, तो पहले यूनिकनेस के लिए कंडीशन होनी चाहिए जो a और m है उनका जीसीडी 1 होना चाहिए। तो 3 और 7 का जीसीडी कितना है, 1। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी
कि आपको क्या करने हैं, m के मल्टीपल निकालने हैं। तो m की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 के मल्टीपल निकालो, 7, 14, 21, ठीक है, 28, 35, 42 और कौन से हो गए 49, 56, 63, 70 एंड सो ऑन, बहुत सारे होंगे। ठीक है, अब यहाँ कहते हैं कि b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू कितनी होगी -2। आपको 7 का वो मल्टीपल लेना है कि उसमें b ऐड कर दिया जाए तो वो a से डिविजिबल हो जाए। a को नहीं, यहाँ 3। अब आप देखो 7 का अगर फर्स्ट मल्टीपल डालोगे तो 7 इंटू में 1 प्लस b कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। तो ये जो सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी आपको ये वाला मल्टीपल नहीं लेना है 7 का। देन 7 के दूसरा मल्टीपल लोगे कि उसमें b ऐड कर दो, वो a से डिविजिबल होना चाहिए। तो 14 में अगर -2 ऐड करोगे तो 12 आ गया, और 12 क्या है 3 से डिविजिबल है। तो सबसे छोटा आपको ढूंढना है, यानी 14 के बाद आपको काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 14 पर ही कंडीशन क्या हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है। तो क्या कह रहा था कि 0 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू km मोड ऑफ m लिख सकते हैं। तो आप चेक कर लो कि 0 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना हो गया 14, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ 7 लेना आपको। तो ये मोड 7 में 0 का काम कर रहा है, सही है, क्योंकि 14 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो 14 जो है Z7 में किसका काम करेगा, 0 का काम करेगा। तो फिर क्या कह रहा था, जो ax इज इक्वल टू b था, यानी 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 मोड ऑफ m मतलब 7, और 0 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू km कितना आ गया 14 मोड 7। फिर हमें क्या करना था, इसको ऐड। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 3x दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड ऑफ 7 आ गया, सही है, ठीक। अब इसमें देखो, इसको लिख सकते हो 3 इंटू में 4, ठीक है। तो दोनों साइड कॉमन देखो क्या आ गया 3, जिसके साथ आप काटने वाले हो उसका जीसीडी m के साथ 1 होना चाहिए। तो 3 और 7 का जीसीडी पहले ही 1 था, क्योंकि a और m का जीसीडी 1 है। तो अगर काटने वाले का जीसीडी m के साथ 1 हो जाए तो आप उससे क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मतलब काट सकते हो। यानी x इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आ जाएगा 4 मोड 7 की, मतलब x की वो वैल्यू जब आप उसको 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, ठीक है। तो जो x ऐसे होंगे वो अबोव इक्वेशन का क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो देखो 4 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 आएगा, ठीक है। फिर 11 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। फिर आप देखो कितने से करोगे, 18 को आप किससे डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 4 आएगा। लेकिन 11 भी 4 के कॉन्ग्रुएंट है, 18 भी 4 के कॉन्ग्रुएंट है, बोले ये सारे कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आएंगे। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा जो इनकॉन्ग्रुएंट होगा, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आएगी, ठीक है। आप पुट कर सकते हो, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, क्या थी 3x + 2 कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए 0 मोड 7 की, ठीक है। तो x को आप 4 को 4 की 12 और 2 14 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 7 ट्रू है, यानी 4 क्या है इसका सॉल्यूशन है। बाकी और भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन वो जो है इसी के ही कॉन्ग्रुएंट आएंगे, इससे जो है वो डिफरेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो डिफरेंट है दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4, तो ये इसका क्या बन गया है सॉल्यूशन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 13x दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मोड 28, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 13x दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मोड 28। तो a की वैल्यू हो गई 13, b हो गया है 10, m हो गया है 28। तो क्या कह रहे हैं कि m के मल्टीपल्स लो, दैट इज 28, 56, ठीक है, और फिर कितना हो गया 84, फिर आई थिंक कितना हो गया है 112, ठीक है, और फिर 140, ठीक है, 140 प्लस 28 कितना आ जाएगा 168, 168 प्लस 28 186 आई थिंक, ठीक है। 186 प्लस 28 यानी कितना हो गया 224,
ठीक है, इस तरीके से और भी निकल जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो मल्टीपल लेना है कि उसमें b ऐड कर दो, वो a से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 28 को जब 10 में ऐड करोगे तो सम कितना आएगा 38, लेकिन वो 13 से डिविजिबल नहीं है, यानी आपको ये वाला मल्टीपल नहीं लेना है। अब 56 की बारी आती है, 56 को जब आप 10 में ऐड करोगे 66 आ जाएगा, 66 भी 13 से डिविजिबल नहीं है। 84 को जब आप 10 में ऐड करोगे 94 आ जाएगा, इस जब 94 जो है 13 से डिविजिबल नहीं है, ये वाला मल्टीपल भी नहीं लेना है आपको। ठीक है, सेम ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी। अब आते हैं 224 पर। तो 224 में जब आप 10 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 234। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कि 234 जो है 13 से डिविजिबल है, ये गया 1 पर और ये बच गया 10 और ये हो गया 4, ये 8 पर हो गया। मतलब कि 224 में जब आप b ऐड करो वो 13 से डिविजिबल होगा, तो ये सबसे छोटा मल्टीपल होगा किसका, m का। m कौन है 28। तो क्या लिख सकते हो, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू km। km की वैल्यू कितनी आ गई 224 मोड ऑफ m, m कितना है 28। ठीक है, और ये हो गया 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मोड 28। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंस को ऐड कर सकते हो, दैट इज 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 234 मोड ऑफ कितना हो गया 28। ठीक है, तो 234 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू में 18। ठीक है, तो बोथ साइड कॉमन क्या आ रहा है 13, और 13 का 28 के साथ जीसीडी 1 है, क्योंकि यूनिकनेस की बात कर रहे हैं। तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 18 मोड 28 आ गया। ठीक है, तो ऐसा नंबर कि उसको आप 28 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 18 आ जाए, तो कौन सा आएगा 18 ही आएगा। और यूनिक सॉल्यूशन है, यानी इससे ज्यादा आपको काम नहीं करना है। एक ही सॉल्यूशन की बात की जा रही है, तो पहला सॉल्यूशन कौन आ जाएगा इसका 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे यूनिक सॉल्यूशनों प्लस a और m दोनों ही स्मॉल हो। अब हम सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में क्या था, जब a लार्ज हो, when a is large। अब हम इसको कैसे डील करेंगे, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a और m का जीसीडी 1 होना चाहिए। अगर a आपका बहुत बड़ा हो तो आप a को m से डिवाइड कर दो। ठीक है, और रिमाइंडर निकालो, मान लो रिमाइंडर आ गया r, तो r जो है दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन r और m, मतलब हमने मान लिया कि a m से डिविजिबल नहीं है, तो r 0 नहीं है, तो r 0 से बड़ा होगा और m से स्ट्रिक्टली क्या होगा छोटा होगा। अब कोई भी इंटीजर अपने रिमाइंडर के क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी a r के कॉन्ग्रुएंट होगा किसमें मोड m में। लेकिन हमें क्या चाहिए ax चाहिए, ax कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए किसके b के मोड ऑफ m में। ठीक है, तो यानी हमें बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x से, तो ax इज कॉन्ग्रुएंट टू rx मोड ऑफ m आ गया है। ठीक है, अब आपको याद हो तो हमने कहा था ट्रांजिटिविटी होल्ड कर रही है, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं पहले सिमेट्रिसिटी से काम करते हैं, तो b इज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके ax के मोड m में। ठीक है, और जो रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ट्रांजिटिविटी भी होगी, मतलब b अगर ax की कॉन्ग्रुएंट है, ax और rx की कॉन्ग्रुएंट है, तो b किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा rx की, किसमें मोड m में। तो b कॉन्ग्रुएंट टू rx कहो या rx कॉन्ग्रुएंट टू b कहो किसमें मोड m में। तो अब देखो r m से छोटा बन चुका है। ठीक है, और सिर्फ a लार्ज है, यानी फिर से आप क्या करोगे इसके सॉल्यूशन निकालो या इसके सॉल्यूशन निकालो, दोनों की क्या है बात सेम है। ठीक है, अगेन आप क्या करोगे सबसे छोटा मल्टीपल लोगे किसका m का, कि उसमें आप b ऐड करो। इस बार a की जगह कौन आ गया r, वो r से डिविजिबल होना चाहिए इस बार। ठीक है, तो फिर r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, और देन आप क्या कर सकते हो सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जैसे कि हम एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है 342x is congruent to 5 mod 30। तो a कितना हो गया 342, b कितना हो गया 5, m कितना हो गया
13। तो आप देख सकते हो कि ए लार्ज है। तो कहते हैं कि पहले तो यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन में ए और एम का जीसीडी 1 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इनका जीसीडी 1 है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। सेकंड क्या कहता है, जब ए लार्ज हो उसको एम से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। तो जब 342 को जब आप 13 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर देखो, तो रिमाइंडर देख लो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है, तो यानी 342 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 13 है। ठीक है, यानी ये चीज बन गई कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू r mod ऑफ 13। फिर हमने क्या करा था, बोथ साइड x से मल्टीप्लाई की थी। ठीक है, अब आप क्या करो, बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 342x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4x mod ऑफ 13। ठीक है, हमें सॉल्यूशन किसका चाहिए, इसका। तो 342x की जगह आप क्या लिख सकते हो, 4x, यानी ओवरऑल हमें सॉल्यूशन चाहिए 4x कॉन्ग्रुएंट टू किसके होने चाहिए, 5 के mod 13 में। ठीक है, यानी ओवरऑल हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए कि 4x कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए किसके, 5 mod ऑफ 13। अब आप यहां देखो, यहां जो a है, a की जगह r आ चुका है, दैट इज रिमाइंडर, जो कि बहुत स्मॉल हो चुका है। तो पीछे वाला केस हम रिपीट कर सकते हैं। तो पीछे वाला केस क्या था कि आपको 13 के मल्टीपल ढूंढने हैं, 13, 26, 39, 52, ठीक है, 65 एंड सो कि उसमें b ऐड करोगे 13, 5, 18, वो a से डिविजिबल होना चाहिए। a का काम कौन कर रहा है, r। तो 18 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी आपको 13 नहीं लेना। देन 26 में 5 ऐड करोगे, वो 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी 26 भी नहीं लेना। लेकिन जो 39 है उसमें 5 ऐड करोगे, वो आ जाएगा 44, और 44 4 से डिविजिबल है, यानी आपको क्या चाहिए, 44 चाहिए। तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 44 mod ऑफ 13 आ जाएगा। ठीक है, km दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod ऑफ m। और ये देखो ये कितना हो जाएगा, 4x, सॉरी यहाँ 44 की जगह क्या आएगा, 39, क्योंकि आपको मल्टीपल चाहिए, दैट इज 39 चाहिए। km प्लस b नहीं चाहिए था, यहाँ सिर्फ km चाहिए था। km कितना है, 39 है। ठीक है, और 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके है, 5 mod 13 के है। ठीक है, फिर हमें इसको क्या करना था, ऐड, यानी 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 44 mod ऑफ 13। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या है, 4 और 13 का जीसीडी 1 है, यानी आप कैंसिल आउट कर सकते हो सेम फैक्टर, दैट इज x इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 mod ऑफ 13 आ गया, यानी जो सॉल्यूशन है वो कौन आ चुका है, 11 आ गया। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम करते हैं, 259x दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 11। ठीक है, तो a कौन है, 259, b कौन है, 5, और जो ये है दैट इज m 11 है। तो a m देख लो, जो है a को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, m को डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी a और m का जीसीडी कितना आ गया, 1। तो जब a लार्ज हो, a और m का जीसीडी 1 है, तो कहते हैं कि a को आप m से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर निकालो। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आई थिंक 6 आ जाएगा, यानी 259 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod ऑफ 11 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। देन क्या करना है आपको, बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करनी है, यानी दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 6x mod 11। ठीक है, आपको क्या चाहिए, 259x कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए 5 के। अब 259 किसके कॉन्ग्रुएंट है, 6x के। तो यानी ओवरऑल आप इसको लिख सकते हो कि 6x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 11 का आपको सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, इसके सॉल्यूशन निकालो या इसके सॉल्यूशन निकालो, बात सेम है। तो इसके लिए क्या करोगे, 11 के मल्टीपल्स निकालोगे, यानी 11, 22, 33, 44, और नेक्स्ट कितना हो गया, 55। किसमें b ऐड करो, तो 11 और 5 16 हो गया, वो a से डिविजिबल नहीं है। 22 5 27 हो गया, a से डिविजिबल नहीं है। 33 5 38 हो गया, 6 से डिविजिबल नहीं है। 44 5 49 हो गया, जो कि a से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 55 5 60 हो गया, जो कि a से डिविजिबल है।
यानी 55 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 11। आपको ये फिफ्थ मल्टीपल लेना है किसका, 11 का, और 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 11 दिया हुआ था। आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज 6x इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना हो गया, 60 mod of 11 हो गया। तो इसका मतलब 6 और 11 का जीसीडी 1 है, यानी कैंसिल आउट कर सकते हो, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 mod 11 हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना आ गया है, इसका सॉल्यूशन आ गया है 10 आ गया। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो था केस उस पर बेस्ड था, दैट इज a इज लार्ज। अब थर्ड केस है व्हेन m इज लार्ज। केस थर्ड इज व्हेन m is large। सबसे पहले तो यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, यानी am का जीसीडी 1 होना चाहिए। देन क्या कहता है कि a और m का जीसीडी 1 है, तो हमें एक थ्योरम पता है कि उसके करेस्पॉन्डिंग आपको u और v दो इंटीजर मिलेंगे, सच दैट d मतलब 1, दिस इज इक्वल टू au प्लस में कितना हो जाएगा mv, कि जीसीडी को आप कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो किसके, a और m के। ये हमने थ्योरम की थी फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, u की वैल्यू निकालनी है और v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब जो ax है वो किसके कॉन्ग्रुएंट था, b mod of m के कॉन्ग्रुएंट था। ठीक है, अब बोथ साइड b से मल्टीप्लाई कर दो, तो b इज इक्वल टू a b u प्लस में m b v आ जाएगा। ठीक है, तो ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b, b की वैल्यू कितनी आ गई, a b u m b v mod m, ये आ गया। ठीक है, अब ये देखो, ये तो m से डिविजिबल है क्योंकि इसके अंदर m है, तो ये मोड m में किसका काम करेगा, 0 का, यानी ओवरऑल ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, a b u, किसमें, मोड m में। सही है, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू a b u मोड m आ गया। अब a और m का जीसीडी 1 है, तो आप बोथ साइड a को काट सकते हो, यानी x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, bu, यानी x इज कॉन्ग्रुएंट टू bu मोड ऑफ m आ जाएगा। सही है, इसके लिए a और u और v निकालने के लिए हमने जो रिमाइंडर निकालने का तरीका सीखा था, आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज में 1.2 में, आपको वो वाला तरीका आना चाहिए। ठीक है, m लार्ज हो, आपको सबसे पहले यूनिक पे काम करना है, a और m का जीसीडी यानी 1 होना चाहिए। जितना जीसीडी होता है उससे हमें पता है कि उसके करेस्पॉन्डिंग दो इंटीजर्स मिलते हैं कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो जीसीडी के बराबर हो जाता है, यानी 1। ठीक है, आपको बोथ साइड b से मल्टीप्लाई करना है, आपको सॉल्यूशन चाहिए ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b की वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे, तो ये जो है मोड m में 0 का काम करेगा, इसलिए आप इसको हटा सकते हो, तो ये हो जाएगा a b u, a और m का जीसीडी 1 है तो a से काट सकते हो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, और आपको x की ही वैल्यू चाहिए थी, दैट इज सॉल्यूशन चाहिए थी। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, 7x is congruent to 5 mod 256। तो यहां देख सकते हो m लार्ज है, तो a की वैल्यू होगी 7, b की वैल्यू होगी 5, m की वैल्यू होगी 256। ठीक है, m लार्ज है तो सबसे पहली कंडीशन a और m का जीसीडी 1 होना चाहिए, तो 7 और 256 का जीसीडी कितना है, 1 होगा। तो ठीक है, तो यानी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यहां से ये डाउट तो दूर हो गया। अब जो जीसीडी आया है उसके करेस्पॉन्डिंग आपको u और v निकालने हैं, सच दैट au प्लस में mv जो है किसके बराबर आ जाए, 1 के। तो इसके लिए आप लोगों को याद हो, हमने जो एक्सरसाइज 1.2 थी उसमें रिमाइंडर निकालने का तरीका सीखा था, क्या कि 256 को आप 7 से डिवाइड करो, एक तो क्वोशिएंट निकालो, एक रिमाइंडर डिवीजन एल्गोरिथम से। तो जब 256 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट आ जाएगा 36 और रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो फिर नेक्स्ट जो है 7 को डिवाइड करना है रिमाइंडर से, रिमाइंडर कौन है, 4। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे क्वोशिएंट आ गया 1 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। फिर आपको क्या करना है, 4 को डिवाइड करना है किससे, रिमाइंडर से, रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो ये 1 पर गया, और जो ये है क्वोशिएंट कितना बन गया 1।
फिर क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है किससे, रिमाइंडर से। रिमाइंडर कौन हो गया 1, यानी 1 इंटू में 3 हो गया, प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो जहां रिमाइंडर 0 आ जाए उससे पहले वाला रिमाइंडर ही इसका जीसीडी होगा, यानी 1 इसका जीसीडी, जो कि हमें पता है। ठीक है, फिर हम कॉम्बिनेशन में लिखते थे, तो कॉम्बिनेशन में निकालने का तरीका क्या था, कॉम्बिनेशन में निकालने का तरीका था कि यहाँ से ये जो आर आया है, दैट इज जैसे कि पहले एक्सरसाइज में 13 आया था, ठीक है, तो यहाँ से जो भी जीसीडी आया उसकी वैल्यू निकालो। तो 1 की वैल्यू आ गई कितनी, 4 माइनस में 3। फिर आपको नेक्स्ट रिमाइंडर की वैल्यू रखनी है, दैट इज 4 माइनस में नेक्स्ट रिमाइंडर क्या है 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 7 माइनस में 4। तो ये कितनी टाइम्स ऑफ 4 हो गया, 2 टाइम्स 4 हो गया, प्लस में -1 टाइम ऑफ कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट रिमाइंडर की वैल्यू लिखनी है। तो नेक्स्ट रिमाइंडर कितना हो गया 4, और 4 की वैल्यू होगी 256 माइनस में 7 इंटू में 36 होगी, प्लस -1 इंटू में 7 हो गया। तो यानी 1 इज इक्वल टू 256 का देखो कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स आ गया किसका 256 का, और 7 का देखो कितने टाइम्स आ गया है, 7 का ये 72 ये हो गया, और एक ये हो गया, यानी आई थिंक -73 टाइम्स आ गया किसका 7 का। तो आपको कॉम्बिनेशन किस में लिखना था, ए और एम के कॉम्बिनेशन, यानी 7 और 256 के कॉम्बिनेशन में लिखना था। तो u की वैल्यू आ चुकी है 2 और v की वैल्यू कितनी आ गई है -73। ठीक है, फिर क्या किया था हमने कि जो au है प्लस mv था, ये तो आ गया 1, आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया था b से, यानी a b u आ गया, ये हो गया था m b v। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 1, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम 256 प्लस -73 टाइम्स ऑफ 7। आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो b कितना है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 टाइम्स ऑफ 256 हो गया है, प्लस 5 से जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से 15, 5 से 35 और 1 36 टाइम्स ऑफ किसका हो गया 7। फिर जब आपने b से मल्टीप्लाई किया था तो कॉन्ग्रुएंस थी ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, तब आपने क्या किया था यहाँ b की वैल्यू उठा के रख दी थी, यानी a b u प्लस में m b v मोड m। ठीक है, तो सेम आप यहाँ पर क्या करोगे m की वैल्यू यहाँ पर क्या करोगे x इज कॉन्ग्रुएंट टू a कितना था हमारे पास a था 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 की वैल्यू रख दो, दैट इज 10 इंटू में 256 प्लस -365 इंटू में 7 मोड ऑफ m कितना आ गया है m हो गया है 256। ठीक है, तो ये 256 यानी ये भी 256 डिविजिबल है, तो इसमें 256 में किसका काम करेगा 0 का, यानी 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो गया -365 इंटू में 7 हो गया। ठीक है, और ये किसके आ गया मोड 256 के। ठीक है, 256 आएगा यहाँ। ठीक, फिर आप 7 से काट सकते हो क्योंकि 7 का 256 के साथ जीसीडी 1 आ गया, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू -365 मोड 256 हो गया। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो x इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू आप कितना लिख सकते हो -365। अगर यह नंबर न्यूमेरिकल मतलब एक बार साइन हटा दो, अगर ये न्यूमेरिकल बड़ा है 256 से तो आप रिमाइंडर निकालो, तो जब आप 365 डिवाइड करोगे 256 से तो रिमाइंडर कितना आ गया 15 में 6 दिया 9। ठीक है, और ये कितना आ गया 0, और ये आ गया है कितना हो गया आई थिंक 1 -109 किसमें मोड 256 में। तो देखो -109 है, हम बहुत बार बता चुके हैं, वो Z 256 में किसका काम करेगा, तो आपको क्या करना है -109, एक बार साइन इग्नोर करना है, दैट इज 109 पहुंचना कहां तक है 256 तक, तो कितने की रिक्वायरमेंट है उसको कितने की रिक्वायरमेंट होगी 16 में से 9 गया 7 4 1 147 की रिक्वायरमेंट होगी। आपको साइन चेंज कर देने हैं, यानी ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 147 किसमें मोड ऑफ 256 में, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका 147। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें सॉल्यूशंस निकालना सीखा है।
लेकिन कौन सा सॉल्यूशन? जब लीनियर कॉन्ग्रुएंस का ओनली यूनिक सॉल्यूशन हो, दैट इज एक ही सॉल्यूशन मिले, दैट इज ए और एम का जीसीडी 1 हो। कल का हमारा लेक्चर रहेगा जहां ए एम का जीसीडी 1 से ज्यादा हो, यानी यूनिक सॉल्यूशन ना हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।